का स्वागत है आईएएस बाई द आईएएस, दैट इज प्रीसा आईएएस, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। एक अनाउंसमेंट है कि हमारा यूपीएससी 2024 के लिए एडमिशन ओपन है। आप यूपीएससी 2024 को टारगेट करके 1 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो यूपीएससी का हो रहा है 2023 के लिए, उसके बाद आप मेंस आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट की में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इतने हमारे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसकी फैकल्टी जो है 20-25 साल एक्सपीरियंस जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, उनके यहाँ से लिए गए हैं। उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी 2024 इंटीग्रेटेड और 2023 के लिए आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके अनाउंसमेंट के बाद, जैसा कि बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ कि सारा फोकस जो है एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, वो 20-25% क्वेश्चन ही फोकस करना पड़ेगा आपको। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पे हर आदमी नहीं पहुंचता। तैयारी के सीक्वेंस में मैंने पहले भी आपको बताया है कि 80% लेवल पे हर बच्चा जो प्री पास कर गया, उसका लेवल 80% जो है कॉमन हो जाता है, और बाकी जो लीड उसको 20% का दिलाता है वो टफ क्वेश्चन है। बाकी 80% पे सभी लोग खड़े हैं, लेकिन 100% पे पहुंचने के लिए आपको 20% क्वेश्चन को टैकल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सब गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही करंट और बहुत ही रिलीवेंट होते हैं, जो मार्केट में उसका नाम नहीं सुनाई पड़ता। गवर्नमेंट में होने का इस कोचिंग को फ़ायदा आपको मिलता है कि उन 20-25% क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ये ब्यूटी और ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये हमको बाकी कोचिंगों से अलग करती है। तो ये मेरा सुझाव है कि आप इस चीज़ को समझें और कैसे ज़्यादा स्कोर करना है, कैसे टफ क्वेश्चन को हैंडल करना है, इस पे फोकस हमारा रहता है। इसको आप समझें और ध्यान दें। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस थे जो हमारे ग्रुप पे पूछे गए हैं, वो डोमिसाइल वाला, कि आपको एक ही स्टेट में क्यों जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, बाकी जगह क्यों नहीं मिलता। तो कोई भी बेनिफिट आप एक ही जगह ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जहाँ जन्म हुआ, आप वहाँ के मूल निवासी होते हैं, और सामान्य निवासी जहाँ 5 साल आप रह लेते हैं वहाँ के हो जाते हैं। तो मूल निवासी की शर्त इसलिए है क्योंकि जन्म जो है आप एक ही जगह एक ही बार में लिए होंगे, जबकि सामान्य निवासी हर 5 साल के बाद आप चेंज करते रहें तो कई स्टेट में आप सामान्य निवासी की तरह काउंट हो जाएंगे। तो दूसरा लॉजिक ये है। और तीसरा लॉजिक ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जाति दूसरे स्टेट में भी हो, फिर वो बवाल अलग पैदा हो जाता है। अब आप दावा करते हैं कि साहब जाति का तो नाम भले थोड़ा इधर उधर है, लेकिन पर्पस एक ही है। जैसे लोहार जनजाति में शामिल हुआ था, बाद में बिहार में हटा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य निवासी की डेफिनेशन जो है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत है कि आप 5 साल जहाँ रहते हैं, और मूल निवासी का मतलब होता है जन्म से। तो क्राइटेरिया है मूल निवासी का। तो मूल निवासी आप एक ही जगह और एक ही प्लेस पे पैदा हुए होंगे, 4 जगह पैदा टुकड़ों में तो हुए नहीं होंगे। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। दूसरा हमने क्वेश्चन दिया था प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। सिंपल है, जो प्रिवेंटिव का मतलब अपराध होने से पहले ये मान करके कि आप अपराध कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं, उस पे जो है आपको गिरफ्तार करके जेल में कस्टडी में डाल दिया जाता है, तो हो गया प्रिवेंटिव। और
और प्यूनिटिव क्या हो गया, दंड मिलने के बाद, कोर्ट से दंड मिलने के बाद जो आपको सजा दी जाती है उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब दंडात्मक निरोध। बहुत छोटा सा चीज है, क्लियर है। और तीसरा क्या था, अच्छा हाँ, कितने दिन तक, नॉर्मल नॉर्मल अपराध के उसमें धारा में आपको 24 घंटे के अंदर जो है पकड़ने के बाद जज के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको जो है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है उसके माँ बाप को, उसके परिजन को सूचित करना, ये पुलिस की ड्यूटी है, ठीक है ना। लेकिन एनएसए के केस में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका जिसे कहते हैं, उसके केस में 10 दिन तक है, 10 दिन तक चाहे तो जो है उसके परिजन को सूचित नहीं भी कर सकते, ठीक है ना। तो कहाँ 24 घंटा, कहाँ 10 दिन, ये फर्क है थोड़ा। अब सीधे सीधे हम लोग कल लेजिस्लेचर पे थे, विधायिका पे थे, विधायिका कार्यपालिका दोनों कंबाइंड ही चलेगा, अलग अलग एकदम से नहीं हो सकता। तो हमने सोचा गवर्नर के बारे में आपको थोड़ा डिटेल तो सब पढ़े ही हैं, लेकिन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब आपकी किताब में है। मैंने विकीपीडिया को इसलिए उठाया क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है, 100% स्टैंडर्ड ये भी नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि आप या कोई भी उसमें जाके एडिट कर देता है, समझ रहे हैं ना, बदमाश लोग ये सब काम बहुत करता है, पता ही नहीं चलेगा ये किसने किया, किसने एडिट किया, वो पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन एडिट होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, एक बंदे ने एडिट कर दिया इसको, है पीडीएफ उसी तो, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। इसीलिए ऑथेंटिसिटी जो है 100% इसकी भी नहीं है, बाकी की तो और मसाला है, इसकी फिर भी है, लेकिन इसमें छेड़छाड़ बहुत कम लोग करते हैं, जनरली नहीं करते ना के बराबर, लेकिन कुछ कुछ एडिट हो जाता है। एडिट चूंकि हमने अपनी आंखों से देखा इसे, इस पे करते हुए, बाद में वही दिखा रहा है जो आपने एडिट कर दिया। खैर, तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटोरी, इस नाम से क्लियर है कि राज्य में जो होता है उसे राज्यपाल कहते हैं, गवर्नर, और यूनियन टेरिटोरी में होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाम बदल गया, काम लगभग सेम। अभी देखिए, रेजिडेंस को राजभवन और राजनिवास, थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया। अपॉइंटर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तनख्वाह कितनी है ये आप देख लीजिए, पर मंथ जो है 5 लाख, बढ़िया है, गुड। ये बदलता रहता है ना। उसकी पावर पे हम आते हैं, देखिए। तो आपको जब कहीं कुछ डाउट हो तो कोशिश करिए विकीपीडिया, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, बाकी कोई इंफॉर्मेशन को आप फेस वैल्यू पे स्वीकार ना करें, क्योंकि उसमें रिलायबिलिटी या रियलिटी होने का बड़ा चांस कम रहता है। तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैव सिमिलर पावर एंड फंक्शन एट द स्टेट लेवल एज दीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंट्रल लेवल। गवर्नर एग्जिस्ट इन द स्टेट्स व्हाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्जिस्ट इन द यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, वहाँ गवर्नर नहीं बोलते, यूनियन टेरिटोरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल एनसीआर ऑफ दिल्ली को मिलाकर। द गवर्नर एक्ट्स एज द नॉमिनल हेड वेयर द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट and his or her council of ministers. Although the union territory, the real power lies with the lieutenant governor or administrator, except in the NCT of Delhi and Pondicherry. क्लियर है, ये देखिए एक्सेप्शंस आ गया। एक्सेप्शंस को आप हमेशा ध्यान रखिए, है ना। एक्सेप्शंस आ गया मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि भाई यहाँ पे ये चीज लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी पे? क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार है ना, अरविंद केजरीवाल है यहाँ पे। एंड वेयर द गवर्नर शेयर्स पावर विथ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय ए चीफ मिनिस्टर।
ठीक है, यूटी होने के बावजूद भी। few or no governors are local to the state that they are appointed. Lieutenant governor is a leader of a union territory. However, the rank is present only in the union territory of Andaman. ये सब जिसमें जो है वो है, rank is present only in the union territory of Andaman. तो कुल मिला के, अच्छा चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि चंडीगढ़ खुद ही अंडर यूटी है। हाउएवर द गवर्नर ऑफ पंजाब सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। ठीक है ना, एक ही आदमी है चंडीगढ़ का और उसका गवर्नर ऑफ पंजाब का। लेफ्टिनेंट गवर्नर डू नॉट होल्ड द सेम रैंक एज ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंस। वरीयता के क्रम में उनका दर्जा नीचे होता है, किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और गवर्नर का बहुत ऊपर होता है। प्रेसिडेंस का मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी, पहले कौन बड़ा है ना। आई एम प्रेसिडेंस, स्पेलिंग अलग है। ट्रेनों को जैसे प्रेसिडेंस देते हैं ना, अरे बाघ को रोक, सप्तक्रांति को प्रेसिडेंस दे दे। प्रेसिडेंस मतलब प्राथमिकता, यानी उसको रोको, इसको आगे बढ़ाओ, प्रेसिडेंस देना। द गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर टर्म्स ऑफ 5 years। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्या है? 35 साल उम्र होना चाहिए। कल यूपीएससी की एक मेंबर जो है आईआरएस ऑफिसर को बनाया गया 92 बैच की। अब आप देखिए, वो पढ़ा रहे थे कि कौन बनता है आर्मी का। कल का न्यूज है, 90 बैच की आईआरएस ऑफिसर थी वो, उनको बना दिया गया। तो 5 दूनी 10 होती है मैक्सिमम, 10+1। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन जनरली 10 साल अगर आपने सरकारी नौकरी की है तो आधे जो संख्या है 5 की वो हो जाएगी। तो मतलब कल को हमें भी यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता। सरकार कोई कंपटीशन नहीं, कोई लिखित एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, सरकार उठाए और आपको, वो आदमी जो है अब आपका यूपीएससी का में सिलेक्शन करवाएगा। तो जो मैं बातें बताता हूँ कि भाई वो बोर्ड का मेंबर ऐसे ले लेगा या वैसे ले लेगा, तो कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, कल को वहाँ बैठ जाएंगे। तो सोच और समझ जो है दोनों की कॉमन हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसमें। एक और बनी है, हाँ 2 बनी है। एक बनी है मिसेस सूडान, वो हेल्थ सेक्रेटरी थी, 2020-21 में रिटायर हो गई। और ये तो नौकरी में ही है अभी, जो मिसेस शर्मा है। लाल बाबू जी सोच रहे हैं कि यार हम नहीं बन पा। रिटायरमेंट के बाद उसमें एज 65 साल है ना, 6 साल या 65 साल की उम्र, दोनों पहले, जो भी दोनों में पहले हो। तो रिटायरमेंट के बाद भी बनेंगे तो 5 साल तो रहेगा ना। 65 में रिटायर है ना, उसमें जाने के बाद 65 एज हो जाती है। तो आप ज़रूर बनेंगे, आप चिंता मत करिए। तो 35 साल एज होना चाहिए गवर्नर के लिए। शुड नॉट बी ए मेंबर किसका? ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। माने कहीं भी एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, खाली एमएलए नहीं, एमपी भी नहीं होना चाहिए। और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, माने कहीं पे कोई नौकरी सरकार के अधीन न कर रहा है। यही 3 है। कितना छोटा चीज़ है, इसमें क्या समझना, बच्चों की तरह लग रहा है। ट्रेडिशनली गवर्नर्स आर नॉट अपॉइंटेड टू लीड द स्टेट वेयर दे रिजाइड, although this is not stipulated in the constitution। आ गया जो मार्के की बात है। मार्के की बात क्या है कि गवर्नर जो है उसी स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया में कंसीडर होता है, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा है, इसलिए आप बिहार के गवर्नर भी हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सरकार अवॉइड करती है। 100% प्रतिबंधित तो है नहीं, लेकिन एथिकल ग्राउंड पे सरकार जो है इसको फॉलो करती है कि यार उसी स्टेट का न हो तो बेहतर है। तो वहीं लिखा है वेयर दे रिजाइड। ट्रेडिशनली गवर्नर्स आर नॉट अपॉइंटेड टू लीड द स्टेट
where they reside, although this is not stipulated in the constitution. संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्लियर है? तो संवैधानिक बाध्यता नहीं है तो आप बन सकते हैं। दूसरी बात कि ध्यान दीजिए शब्दों पे, तो गवर्नर्स आर नॉट अपॉइंटेड। 3-4 टर्म होता है जो हमने पीछे ही बताया है कि क्या टर्म है, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट नियुक्त। दूसरा होता है इलेक्टेड निर्वाचित, है ना, और तीसरा होता है नॉमिनेटेड नामांकित, है ना। तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों में फर्क है। तो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, नॉमिनेट भी नहीं होते। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट सही, और जो एमएलए जो 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 एमपी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में, वो हो गया नॉमिनेटेड। क्लियर है? तीनों शब्द को अलग अलग समझ लीजिए तो ये कंफ्यूजन न रहे। तो द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फैक्टर बेस्ड ऑन विच द प्रेसिडेंट इवेल्युएटेड द कैंडिडेट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आगे कि किस फैक्टर को कंसीडर करते हुए उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा, ये संविधान में वर्णित नहीं है। यही क्वेश्चन बन जाता है। आप सोचेंगे इतना मोटा संविधान है, ऐसे कैसे हो गया कि उसमें वर्णित ना हो? ठीक है ना। एक राज्य में ना ना, अच्छा वो डिप्टी गवर्नर टाइप सोच रहे हो क्या? गवर्नर जो, हाँ हाँ, वो ये क्वेश्चन है तब तो बहुत है, ऐसे तो बहुत है, कार्यवाहक बना दिया जाता है। और मजे की बात देखो कि उसमें तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर वो गवर्नर किसी स्टेट का है और किसी यूनियन टेरिटोरी का भी चार्ज मिल गया, तब उस स्टेट में जहाँ पे वो गवर्नर है वहाँ के कार्य करने के लिए उसको कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मजे की बात देखो कि अगर उसके पास चार्ज यूनियन टेरिटोरी का है तो वहाँ पे किसी की सलाह की इनकी जरूरत नहीं, वो स्वच्छंद है। कितनी पावर हो गई, बढ़ गई ना। तो वहाँ का काम करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपने अच्छा, तो क्राइटेरिया नहीं है भैया, ये आप समझ लीजिए कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या फैक्टर है, क्या क्राइटेरिया, कुछ नहीं है। क्राइटेरिया वही कि 35 साल उम्र हो, प्रॉफिट के पद पे ना हो, और तीसरा क्या था, प्रॉफिट के पद पे ना हो और 35 साल से उम्र ज़्यादा हो। हाँ, एमपी एमएलए में, बस इतनी सी क्राइटेरिया है, ये फॉलो होगा। लेकिन हाँ हाँ, और इसमें यह है कि अगर इतनी चीज़ें हैं तो आपको बनाया जा सकता है। इसके लिए और क्या फैक्टर या क्राइटेरिया होगा ये नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन उसमें ये होती है कि आप कुछ ऐसे आदमी को नहीं बना देंगे जिनका जो है मतलब आपराधिक रहा हो, या एज कम हो रिलैक्सेशन दे दिया, या किसी लाभ के पद पे है फिर भी आपने बना दिया, या एमपी एमएलए है फिर भी बना दिया। तो ये क्राइटेरिया अगर 3 वो और प्लस अगर आपराधिक पृष्ठभूमि रहा उसको छुपाया गया है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले करके कह सकता है कि इनको पद से हटाइए। ठीक है, तो ये भी उसमें छुपा हुआ है। तो गड़बड़ी आप चाहें कि हम लोग कर लें तो न्यायपालिका जो है बैठी हुई है, तो वो देखेगी, कहेगी अरे इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, ये तो अभी एज में भी कम है, 34 साल 8-9 महीना हुआ, है ना। तो उसमें जुडिशरी को पावर है। पावर और फंक्शन गवर्नर का क्या होता है, ये सिंपल है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड याद रखिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, and the law as incorporated in their oath of office under Article 159
all the governor's actions, recommendations and supervisory power, article this over the executive and legislative entity of a state shall be used to implement the provision of the constitution. ये सब पावर्स है उनके, आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मेन जो शब्द है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ये आएगा क्वेश्चन कि हाउ गवर्नर प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लीज एलाबोरेट, विस्तार से लिखिए। तो प्रिजर्व, जो प्रिजर्व करता है, संरक्षण देता है। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, संविधान के प्रावधानों को जो उपबंध दिए गए हैं उनको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा करना, ये तीनों काम उसका है। संविधान की भावना का उल्लंघन न हो, संविधान की जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर हो, उसका जो है उल्लंघन न हो, डिफेंड करें उसको, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये काम उसी का है कि कोई भी कानून ऐसा ना बनाया जाए जिससे संविधान का प्रोटेक्शन खतरे में पड़े या उसका प्रिजर्वेंस खतरे में पड़े। इन दिस रेस्पेक्ट द गवर्नर हैज मेनी पावर, डिफरेंट पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मालूम है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल्स। लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाना, वो जो सदन से बन के आता है उस पर उनको वो देना, बिल पे सहमति देना। डिस्क्रिशनरी पावर, अब देखिए इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर तो डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसके बारे में देखिए, कह रहा है कि सिमिलर पावर एंड फंक्शन एट द स्टेट लेवल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत हद तक सिमिलर पावर है जो प्रेसिडेंट को यूनियन में है और जो राज्यपाल को स्टेट में है, लगभग कह रहा है बहुत सिमिलर है। वो है पार्डनिंग पावर भी सिमिलर है, वीटो फीटो ये सब चीज़ें हैं। हाँ हाँ, कुछ है ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है रेफर करेगा उनको। और ये हो गया कि गवर्नर को कम पावर है उसमें, और एक दूसरा है कि गवर्नर को राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर है, राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर है। ये पढ़े हो कि नहीं आप लोग? हाँ, तो वो हम बताएंगे ना, आपने एक बताया तो दूसरा हमसे। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछिएगा ना तो वो पहले तो कहेगा यार पगला गए हो क्या, गवर्नर को राष्ट्रपति से पावर ज़्यादा कैसे हो जाएगी, पहले यही लगेगा ना, गवर्नर तो नीचे वहीं अपॉइंट कर। तो पूछेगा तुम कहाँ पढ़े हो भैया, ये तो बताओ कौन सी किताब में पढ़ लिए। तो किताब में बहुत कहीं कहीं ढूंढने में मिलेगा, लेकिन हम इकट्ठे बता देते हैं कि गवर्नर को राष्ट्रपति से पावर कहाँ कहाँ ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक तो पावर उसका सबसे पहला ये है कि जब वो यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है और वो दूसरे स्टेट का गवर्नर है, उस स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से राय लेना जरूरी नहीं है। पहला पावर बढ़ गया उसका ना, वहाँ तो नहीं है प्रेसिडेंट को, उनको तो राय लेनी 100%। दूसरा है कि एक आसाम का जो गवर्नर है वो अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है कि जितने स्थानीय शुल्क जो इकट्ठा होता है, चुंगी फुंगी और ये सब जो टैक्स, उसमें से कितना राज्य को, किस एरिया को देना है और कितना असम को देना है, बंटवारा करने का पावर उसी को है और किसी को है नहीं। दो हो गया, जबकि प्रेसिडेंट को इस टाइप की कोई पावर नहीं है। तीसरा सुनिए, राज्यपाल को इस आधार पर कतई नहीं हटाया जा सकता कि उसने राष्ट्रपति की बात को न मानी। आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति के आदेश को न मानने के जुर्म में उसको नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वो संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन न कर दे। अब संवैधानिक आदेश तो संवैधानिक हो गए, राष्ट्रपति साहब कहेंगे कि इस राज्य की सरकार को गिरानी है, तुम एक अब चिट्ठी भेज दो कि ये सरकार जो है कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तुम जैसे लिख को भेजोगे हम यहाँ 356 लगा के सरकार गिरा देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो ये आदेश का पालन करना राज्यपाल की मर्जी है, वो कहेगा नहीं ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई है, आप भैया हमको हटा दीजिए। हटाना ही बड़ा मुश्किल है, इतना थोड़ा ना, बिना किसी गंभीर आरोप के क्यों हटा दीजिए, कोर्ट चला जाएगा, फिर बवाल होगा।
तो तीसरी जगह ये हो गया। चौथी सुनिए, किस सरकार को न्योता देना है कि आप आइए और सरकार बनाइए, चाहे वो बहुमत में ही क्यों ना हो। बहुमत मीन्स नॉट क्लियर कट बहुमत। 400 सीट है तो 201 है तब तो उनका हाथ बच जाता है, लेकिन फिर भी कंपल्सन नहीं है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात, आप समझ रहे हैं। आपने लिस्ट ला के दे दिया कि हजूर मेरे पास देखिए 205 आदमी, कहिए तो परेड करा दे, तो कहेगा परेड वरेड अपने घर पे करो, ये सब हम नहीं जानते। तुमने अपनी बात कह दी, जाओ घर जाओ। तो वो लिस्ट देने के बाद भी या क्लियर कट उनको 201 सीटें मिल भी गई हो, तब भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संविधान के हिसाब से कहीं बाध्यकारी नहीं है कि आप गवर्नर उन्हीं को बुलाइए जिनकी मेजोरिटी है। क्लियर कट या कागजों पे है या सामने परेड करा दिया उससे है, ये उसका डिस्क्रिशन है। उस केस में भी जहाँ पे आप पूरी लिस्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वो चाहे तो सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट जो भी है उसको बुला सकता है। भले वो अनएथिकल कहलाएगा, वो अलग चीज़ है। एथिक्स को कानून से हम जोड़ नहीं सकते, वो अलग विद्या है, ये अलग विद्या है। तो कानूनन उसको बाध्यता नहीं है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी को बुलाए। पांचवा फर्क हुआ, इनको पावर नहीं है इस टाइप का। तो 5 जगह गवर्नर की पावर राष्ट्रपति से ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए इस टाइप से पूछा होगा कि आपको विषय पे पूरी पकड़ और पूरा कोरिलेशंस पता है या नहीं पता है, इसलिए। समझ रहे हो ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पहले से हम पढ़ाए हुए हैं तो आपको हल करना आसान है, अन्यथा आप पूरी संविधान दिमाग में रटिएगा उस समय, और 5 मिनट निकल जाएगा और 8 मिनट में लिखना था तो आप फंस जाइएगा। कितना याद करके लिखिएगा, अरे यार और कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी इस टाइप से हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हल आप आराम से कर लीजिए। तो समझ गए, उसकी बाध्यता नहीं है कि लार्जेस्ट को ही बुलाए। तो हमने आपको बताया कि कैसे उनकी पावर ज़्यादा है। ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, सेम वैसे जैसे कि प्रेसिडेंट करते हैं। मेजोरिटी इन द enjoy the support of the majority in the state legislature। गवर्नर जो है अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सेम है, मंत्रियों के समूह को वो अपॉइंट करता है जिसकी लिस्ट मुख्यमंत्री देते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन पावर्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट इन द रियल सेंस इट मीन्स द प्लेजर ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लेजर का मतलब क्या है, अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है। जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि लेस मात्र होता है और इसलिए राष्ट्रपति की जगह पे प्रधानमंत्री कर दीजिए, यही बात हो रही थी ना उस दिन कि किताब में लिखा है लेस मात्र होता है, नाम मात्र, तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का हेड है, यही था ना। तो हमने कहा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट होता है। इसमें भी देखिए क्या लिखा है, The council of minister remains in power during the pleasure of the governor। माने उनकी खुशी और उनकी संतुष्टि, उनकी हैप्पीनेस, उनकी डिजायर पे निर्भर है, ये लिखा है। आगे लिखा है कि बट इन द रियल सेंस इट मीन्स द प्लेजर ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है कि वो खुश तभी तक रहेगा जब तक आपको असेंबली में बहुमत हो, तब वो खुश रहेगा और कहेगा आप सरकार में आइए और सरकार चलाइए। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या करता है कि ये दे देगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर एट द फॉलोइंग टर्म्स कंडीशंस। पहला कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर, दूसरा मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स गवर्नर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चौथा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस वेयर द प्रेसिडेंट रूल इज लागू और इम्पोज्ड और नॉट। ऐसे दे देगा। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, मेजोरिटी इन द असेंबली, क्योंकि इसमें ये समाया हुआ है। आप समझ लीजिए, मेजोरिटी ऑफ असेंबली रहेगा 50% +1, तभी गवर्नर साहब प्लीज रहेंगे, खुश रहेंगे।
आप समझ रहे हैं ना? तो आंसर ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है? ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें खुश क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके पास ये है इसलिए खुश रहेंगे, और जब यही नहीं रहेगा तो इनकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये आंसर अच्छा नहीं है, ये आंसर अच्छा है जिसमें ये जो है समाहित है, क्योंकि उनके खुश होने का कारण इस 50%+1 में शामिल हो जाता है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि साहब वो गवर्नर साहब की खुशी लिखा है किताब में, लिखा तो है, लेकिन बेस्ट आंसर बी होगा, क्योंकि उसमें पहला खुशी वाला जो है शामिल है। ये वैसे ही है जैसे कि बबुआ को खुश होने का लिए जो है टॉफी चाहिए, तो कोई काम कैसे निर्भर करता है? बाबुआ की खुशी पे। अब बबुआ की खुशी तब होगी जब टॉफी दी जाएगी, तो काम कैसे ठीक होगा? टॉफी पे। मामला तो टॉफी ये ले देंगे ना कि आप टॉफी का विकल्प जो है बेस्ट है, क्योंकि उस टॉफी को पाके बाबुआ खुश हो जाएगा। तो वैसा ही है। तो आपने ये थोड़ा डिफरेंशिएशन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी डिसमिस, असेंबली सपोर्ट द गवर्नर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी डिसमिस। अरे भाई ठीक है। अब आइए, चीफ मिनिस्टर ए स्टेट, द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स ए स्टेट, द एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, and the chairman and member of the state public service commission. Apart from this, the state election commissioner is also appointed by the governor, though removed by the president. ठीक है ना? ये नियुक्त इनके द्वारा तो होते हैं, मजे की बात देखिए, लेकिन हटाए किसके द्वारा जाते हैं? हाँ, वेरी गुड। द प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर अपॉइंट्स द जजेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। गवर्नर कहाँ की करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की नियुक्ति। ठीक है ना? गवर्नर साहब की पावर हाई कोर्ट में कि उसके सिर्फ सलाह देने भर की है, ठीक है, और वो सलाह को मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले को भी गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। हटाने का काम किसके पास है? नहीं, राष्ट्रपति के पास। ये बोला ना हमने अभी। Apart from this, the state election commission is also appointed by the governor, though removed by the president. President हटाइए, नौकरी देगा गवर्नर साहब। The president consult the governor in appointment of judges of high court. सलाह लेता है, लेकिन मानना न मानना प्रेसिडेंट की मर्जी है। हटाने का काम अगेन इम्पीचमेंट। कौन? लोकसभा। इम्पीचमेंट महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा राज्यसभा में लाया जाएगा। They also have the power to appoint a staff of their tenure in class 1 and class 4 as per the constitution. The governor of the state by virtue of their office is also chancellor. ये देखो, ये नई चीज है, ये कम पता रहती है लोगों को। कह रहा है कि भाई वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, माने उस ऑफिस में होने की वजह से, राज्यपाल के पद को धारित करने की वजह से वो जो है चांसलर होते हैं किसका? द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, जिसको बोलते हैं कुलाधिपति हिंदी में, है ना? एक होता है उसके नीचे कुलपति, जो रियल में होता है वहाँ हर यूनिवर्सिटी में, और गवर्नर जो है सारे कुलपतियों के ऊपर होते हैं, जिससे उनको कुलाधिपति कहते हैं। द डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चांसलर पुट्स द गवर्नर इन ए यूनिक पोजिशन विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सेविंग देम फ्रॉम undue political interference. The governor as chancellor of university also act as president of the senate. ठीक है? The governor has the power to direct inspection of every component of the university and affiliated colleges, requiring due action on the result of inquiry. The chancellor appoints a search committee for appointments of vice chancellor. The chancellor appoints a search committee to appointment of vice chancellor. The governor accord consent of warrant of degree and withdraw degree or distinctions both at the recommendations of the Senate. The governor approves or disapproves a statute passed by the Senate. ये रोल उसका बहुत कम प्रचलित है ना? विश्वविद्यालयों के संचालन के क्रम में गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण है,
कि वहाँ पे कैसे शिक्षा दीक्षा हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस सब पे नज़र रखना उनकी जो है ड्यूटी में आता है। टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव कमेटी, तमाम तरीके की कमेटियाँ बना करके, सर्च कमेटी जिसका नाम है। तो ये हो गया उनका पावर और थोड़ा एग्जीक्यूटिव पावर, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में जो पावर उनके यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हो गया विधायी, विधान बनाने का। तो विधान बनाने का पावर भी उनको है। कैसे है? विधान बनाने के लिए अंतिम मुहर तो उन्हीं की लगती है। और ये मज़े की बात है कि ये लगभग संघ के विधान की तरह ही इसको जो है दिया हुआ है। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ये आपको पावर की जो शक्तियों का वर्णन है हर किताब में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें थोड़ा डिस्टिंक्ट कर दिया है, जैसे चांसलर वाला कम रहता है। तो स्टेट हेड समन्स द सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट, सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना। वेरी बिल्कुल सही। कितने सत्र होते हैं? 3। वेरी गुड। तो स्टेट लेजिस्लेचर और प्रोरोगस देन, प्रोरोगस का इंग्लिश हिंदी क्या है जरा देखना पड़ेगा, बड़ा इसकी जरा जो है टाइप करके देखो। द गवर्नर कैन इवन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज पावर्स आर फॉर्मल एंड द गवर्नर्स यूज ऑफ दिस पावर मस्ट comply with the advice of the council of ministers headed by the chief minister. The governor inaugurate to dedicate the state legislature by addressing it after the assembly elections and also at the beginning of the first session every year. प्रस्ताव है, ठीक, प्रस्ताव में बड़ा कठिन इंग्लिश था वो, प्रोरोगस। तो ये कह रहा है कि जब सदन जो है पहली बार बनती है ना, तब वो आहूत करते हैं सत्र को, सत्र को बुला के संबोधन देते हैं। और बाकी हर साल के पहले, क्लियर है, ये आता है थोड़ा, तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर है ना। तो ये जो होता है उनके द्वारा, द गवर्नर्स एड्रेस ऑन दिस ओकेजन जनरली आउटलाइन न्यू पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ए बिल दैट द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पास्ड कैन बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर गिव्स एसेंट, नॉट डिसेंट, सहमति। द गवर्नर कैन रिटर्न ए बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। मनी बिल में बाध्यता है, सेम है जैसे प्रेसिडेंट का है, कोई फर्क अभी इसमें नहीं है। However, if the state legislature send it back to the governor for the second time, the governor must assent to it. This has rarely happened in the history of any of the state. Tamil Nadu, for example, resent its NEET exemptions bill to the governor for the first and only time ever 2022. ये पूछ सकता है कि गवर्नर को वो देना, सहमति देना बिल पे जरूरी है, लेकिन एक बार तमिलनाडु में 2022 में कह रहा है कि उसने मना कर दिया था नीट एग्जाम्शन बिल को, फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम एवर सिंस द स्टेट्स फॉर्मेशन इन 1950। बताइए, पहला कोई गवर्नर था जिसने जो है पहली बार ऐसा किया। रिसेंट मतलब सहमति न देना, मना कर देना। द गवर्नर ऑल्सो हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। ये देखिए, जो अभी हम बताए थे ना, गवर्नर को पावर ज़्यादा है, एक ये भी आ गया लाइन। तो ऐसे पिक एंड चूज करके बनाया गया है क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको किताब उतार में कहीं नहीं मिल पाता। ये लाइन देखिए, हाँ, ये जिसमें कौन सा पढ़ो, हाँ, ये एक पावर इसमें ये दिया है कि एक्स्ट्रा, कि किसी भी विधेयक को गवर्नर राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए, अवलोकन के लिए रिजर्व कर सकता है। और कहेगा चीफ मिनिस्टर को कि हमने भेज दिया है, फिर पूछेंगे, कह देगा भेज दिया, आया नहीं, तो फंसा दिया ना। ये बहुत बड़ी पावर है। और नहीं भेजन, कहेगा भेज दिया है, भेजेगा भी, लेकिन किसको भेजेगा किसको नहीं भेजेगा मनी बिल के अलावा, ये तो उसका डिस्क्रिशन है ना, विवेकाधीन है ना। राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर नहीं है, वो जो भी आरक्षित करना है वो रखेंगे अपने पास ही,
और कहेंगे कि यार दे रहा हूँ, इस केस में फर्क पड़ गया, वो कहेगा हमने वहाँ भेज दिया। राष्ट्रपति नहीं कह सकते कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया, ऐसा नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि अपने पास ही रखे हो, और तुम कह भी रहे हो यार कर दो ना, कर दो ना, यही होगा ना। वहाँ क्या कहेगा, अरे हमने भेज दिया राष्ट्रपति को, यार वहाँ जाके बात करो तुम लोग। तो ये पावर गवर्नर को तो है किसी बिल को रिजर्व करके ऊपर वाले को भेज देना, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हमने जुडिशरी को भेजा है, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा नहीं कह सकते। तो इस मामले में भी गवर्नर को उनसे थोड़ी ज़्यादा शक्ति मिल गई ना। एक में उनको अपने आप झेलना है प्रेसिडेंट को, इसमें उसको अपने आप नहीं झेलना है, ट्रांसफ़र कर देना है, डेलीगेट कर देना है कि भैया वहाँ गया जाओ। तो सबसे ज़्यादा खचड़ापन वाला पावर किसको मिला? गवर्नर। इसे कहते हैं ना खचड़ा वाला अधिकार मिलना। गांव में जैसे बच्चे से मांगिए तो कहेगा हम तो मलुआ का दे दिए हैं, दे भी दिया होगा, जाओ मल्लू से ले लो, कहते हैं ना, बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, अरे हमने फलानमा के दे दिया यार, ले लो तुम्हारी चीज़। वो कहेगा उसको काहे दे दिए? तो कह रहा है अरे हमने कहा कि तुम जरा देखो ये ठीक है कि नहीं, ये चीज़ इनकी, हम तो तुम्हारे भले के लिए सलाह ले रहे थे, उनके पास है, बात करो। तो ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं, न्यूसेंस पावर है बेसिकली। है क्या ये न्यूसेंस पावर? एक होती है ना, जैसे पुलिस के पास कौन सी पावर है? न्यूसेंस पावर है। अदरवाइज पुलिस को कोई पावर ही नहीं है। अगर वो पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो उसके पास कुछ पावर नहीं है। उसके पास ये पावर है कि कहे हजूर चलिए हमारे साथ, हथकड़ी नहीं लगा सकता जब तक कि आप गंभीर अपराधी ना हो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आपको गाली नहीं दे सकता, आपको बेसिक चीज़ें जो है चाय पानी, आपको दवा दारू खाना पीना ये देना उसकी मजबूरी है। तो ये सब तो माने उसकी ड्यूटी है, जो वो कम करता है या नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो न्यूसेंस पावर है ना, कहेगा जाओ ढूंढते रहना कि कहाँ तुमको मारे कहाँ पीटे। तो ये सब न्यूसेंस पावर है। वैसे ही वो भी एक न्यूसेंस पावर है, दूसरे को परेशान करना। और उस केस में ज़्यादा होता है जब गवर्नर जो है संघ के सपोर्ट में हो और स्टेट में सत्ता किसी और की हो जो यूनियन में के अपोजिट हो, तो उस समय बड़ा कन्फ्लिक्ट होता रहता है, चढ़ाई में। तो द गवर्नर ऑल्सो हैज़ द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। ध्यान रहे ये बहुत काम की चीज़ है। और ये आप नहीं कह सकते कि गवर्नर जो है सभी बिलों को वो मंजूरी दे ही देता है। हैपेंड इन ये सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर द सेकंड टाइम। दूसरी बार गवर्नर को बिल भेजा तमिलनाडु ने, गवर्नर मस्ट एसेंट टू इट। दिस हैज रेयरली हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एग्जाम्पन बिल टू इट्स गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एवर इन 2000 सिंस द स्टेट्स फॉर्मेशन। द गवर्नर ऑल्सो हैज द पावर। वो कहेगा हम भेज दिए हैं जाओ। क्या कहेगा? यही कहेगा ना, खुद तो रख नहीं सकता, कह देगा देखो हमने वहाँ भेज दिया है, जाकर वहीं बतियाओ। तो ये भी एक पावर उसको एक्स्ट्रा है। और ये पहली बार हुआ है, ध्यान रहे, पहली बार 2022 में, पहली बार 1950 से लेके तमिलनाडु में, बाकी स्टेट का पता नहीं। तमिलनाडु वाला याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि द गवर्नर प्रेसिडेंट व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश के द्वारा किसी मुद्दे पे जहाँ पे ज़रूरत हो वो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जा सकता है गवर्नर के अप्रूवल से, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। और 6 महीने के अंदर उसको सत्र बुला करके उसमें बिल पास करवाना पड़ता है। अगर पास नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है। फिर रीप्रोमलगेशन, प्रोमलगेट मीन्स जारी करना, अध्यादेश जारी करना, प्रोमलगेट प्रख्यापित, हिंदी में बड़ा बढ़िया इसका प्रख्यापित। अब ये भी नहीं समझ में आएगा और टेढ़ा है। प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे
14 वर्ष तक अध्यादेश को बार बार जो है रीप्रोमलगेट करते हुए चलाया गया था। और ये पकड़ में तब आया जब कोई स्टडी करने किसी दूसरी जगह से आया था तो उसने पकड़ा था, फिर उसने केस दायर किया, PIL दायर किया कि ये बिहार में क्या मजाक है। 14 साल से एक कानून को अध्यादेश के रूप में बार बार हर 6 महीने पर रीप्रोमलगेट करके चलाया गया। विधान याद नहीं आ रहा, वो लैंड से रिलेटेड है कोई बिल, एग्जैक्ट टाइप करिएगा तो आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो आप समझ गए, प्रोमलगेशन की लाइफ नहीं है, कितने नहीं लाइफ है, लेकिन वो रीप्रोमलगेट नहीं होगा, पुनर्प्रख्यापित नहीं होगा, इसकी मनाही नहीं है। तो मजा है फिर तो, हर 6 महीने के अंदर गवर्नर साहब से रीप्रोमलगेट करा लीजिए। और ऐसा हुआ है बिहार में 14 वर्ष तक, तब पकड़ में आया। सही जोड़े हैं आप। और भी आगे चलता रहता, अगर वो स्टडी करने जो आया था उसका नाम ध्यान नहीं है, उसी ने जाके केस किया। ये क्या मजाक है भाई, ये तो देखा जाए तो संविधान के प्रावधानों का मजाक बनाना है। उसकी मंशा लिखने वाले की तो ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन आपने उसको जो है दुरुपयोग कर करके 14 वर्ष, उसमें लालू जी की सरकार थी, उसी पीरियड का बात है, 90 के दशक की बात। तो दिस ऑर्डिनेंस आर, हाँ, गवर्नर कंसीडर इट नेसेसरी हैव ए लॉ, देन द गवर्नर कैन प्रोमलगेट, वही जो मैं बोल रहा था, प्रोमलगेट, प्रख्यापित। इसको पूरा ध्यान रखिएगा और आप लिख दीजिएगा कि भैया 14 बरस तक रीप्रोमलगेट हुआ है बिहार में। अब देखिए, इसमें भी ये कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर जो है प्रोमलगेट, प्रख्यापित करेगा अध्यादेश। इसमें ये इंस्टांस जो हमने बताया वो कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है, या इसको रीप्रोमलगेट, दिस ऑर्डिनेंस आर सबमिटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर एट द नेक्स्ट सेशन, दे रिमेन वैलिड फॉर नॉट मोर देन 6 वीक्स। अच्छा, पहले तो 6 वीक्स ही है वो, फ्रॉम द डेट द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिकवर्ड अनलेस अप्रूव्ड बाई द, ये देखो ये 6 सप्ताह है, 6 महीना जो है, 6 महीना कहाँ पढ़े हम लोग यार, यूनियन में क्या फिर है ना, क्योंकि 6 महीना मैंने पढ़ा याद है, ये 6 यहाँ 6 हफ्ता ही है ना, ये टाइम देख लेना टाइम। हाँ, हम, अरे मुझे बाद में जब वीक आया तब ध्यान आया, तो 6 हफ्ता यहाँ है और 6 महीना संघ में। फ्रॉम द डेट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिकन्वीन्ड अनलेस अप्रूव्ड बाय इट अर्लियर। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये 6 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये बढ़ा है 14 बरस तक, पता नहीं। तो केस है, केस स्टडी आप देख सकते हैं, केस स्टडी हमने पढ़ी है, आप बिहार में रीप्रोमलगेट करिएगा तो आ जाएगा। गवर्नर इज empowered अंडर आर्टिकल 192 टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर when the election commission recommends that the legislator is no longer complying with the provision of article। कह रहा है कि दल बदल भी निरोधक कानून जो है, ये सब चीज़ें हैं, या उसने चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं किया, जीतने के बाद उसने खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया, ये ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है और उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, अगर उसने ऐसा कुछ किया। सोनिया गांधी का एक केस था इस टाइप का, जो खर्चा का विवरण नहीं दी थी। उसके बाद क्या है, द गवर्नर कैन आस्क द एडवोकेट जनरल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एंड रिपोर्ट टू देम एनी अनलॉफुल फंक्शनिंग इफ एनी। तो ये गवर्नर जो है एडवोकेट जनरल को प्रोसीडिंग्स जो होती है हाउस में, उसके लिए बैठा सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ना 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 ना, सदस्य नहीं होते ये तो सरकार के वकील हैं,
है ना, जैसे वहाँ एडवोकेट जनरल है, यहाँ पे सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल। प्रोसीडिंग्स में देख सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे राष्ट्रपति। वैसे ही इसका है स्टेट वाला। फाइनेंशियल पावर जो है कह रहा है इसका क्या नाम है, गवर्नर साहब का। तो बजट वाला है एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द स्टेट बजट, ठीक है ना। फर्दर नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द गवर्नर्स रिकमेंडेशंस। दे कैन ऑल्सो मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। कंटिजेंसी फंड होता है और एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। टू मीट एनी अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर मोर ओवर द गवर्नर कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। राज्य के वित्तीय मामलों को प्रति वर्ष बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो गवर्नर के नेतृत्व में अध्यक्षता में ये सब होता है। और उसमें से अगर कुछ खर्चे के लिए फंड चाहिए आकस्मिक निधि से या संचित निधि से, तो उसके लिए गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ता है जब तक कि सदन में प्रस्तुत वित्तीय बजट पास न हो जाए, ठीक है। तो ये आता है कि किसके द्वारा हो सकता है। आगे देखिए इसका डिस्क्रिशनरी पावर। द गवर्नर कैन यूज दिस पावर्स आर व्हेन नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी द गवर्नर हैज डिस्क्रिशन टू चूज ए कैंडिडेट और चीफ मिनिस्टर विल पुट टुगेदर ए मेजोरिटी कोलिजन एज। ये हम बता चुके हैं, किसको बुलाएगा उसकी मर्जी है, सबसे बड़े सबसे छोटे बीच वाले वो सब उसकी मर्जी है। दे कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, ये भी उसका वो है, डिस्क्रिशन है। लेकिन डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेपरवाह होगा। आपको कोई पावर मिली है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी होगी ना, क्यों। दे कैन विदहोल्ड देयर एसेंट टू बिल एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ अप्रूवल, मना कर सकता है और बिल को भेज सकता है वहाँ। ड्यूरिंग इमरजेंसी रूल एज पर आर्टिकल 353 द गवर्नर कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इमरजेंसी रूल जो है, गवर्नर कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द प्रेसिडेंट, तब है। कंटिजेंसी सिचुएशंस, द गवर्नर हैज नो रोल ऑफ पावर इन ए कंटिजेंसी सिचुएशन सच एज प्रेसिडेंट, यहाँ पे वो छोटा पड़ जाता है। कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक, उसमें कह रहा है कि द गवर्नर इज नॉट परमिटेड टू टेक एनी डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट अ स्टेट कैबिनेट एडवाइस व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज इन चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। उसके बाद ये है गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पे, कितना तनख्वाह मिलता है ये जल्दी आता नहीं है, इसको मत पढ़िए, जान लीजिए थोड़ा, बस ऐसा ही बहुत है। वेरियस अलाउंसेज ये सब नहीं पूछा जाता है ना। कितनी मंथली सैलरी है, कितने कमरे के घर में रहते हैं, कितने स्टाफ लगे हैं कितने गेट हैं, किसको राजभवन बोलते हैं, राजविलास बोलते हैं, इसे हटाइए। उसके बाद आ गया ये रिमूवल। रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं, विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस ए गवर्नर हुज एक्ट्स आर अपहेल्ड बाय कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेलाफाइड। संविधान का उल्लंघन करिएगा या हाई कोर्ट कहेगा कि ऐसा है प्रॉब्लम, तो हटाया जा सकता है किसके द्वारा, सिंपली प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसके लिए कोई इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट अनलाइक विद द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लीगल इम्यूनिटी क्या मिला है उनको, गवर्नर कैन नॉट बी समन्ड फॉर क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट ऑन हिज वॉलंटरी विलिंगनेस टेस्टिफाई इन द कोर्ट इन सपोर्ट। कोई उसके काम पे जो क्वेश्चनिंग नहीं होगा। ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल डिड्स thou unconstitutional decisions taken by the governor would be declared invalid by the court. The case would be decided by the court based on the facts. ये सब आप छोड़िए। The governor can be prosecuted after stepping down, ठीक है ना।
हटने के बाद पोप फ्रॉम द पोस्ट फॉर द गिल्ट कमिटेड ड्यूरिंग देयर टर्म। कल हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के मामले में वो गलत बोल रहा था, जो हमने कल याद दिलाया था कि प्रेसिडेंट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा लेकिन सिविल सूट जो है चल सकता है, बताया था ना हमने। तो उसमें कुछ 2 महीने का नोटिस देना होता है, लेकिन वो भी तो अपराधी है, सिविल सही। No criminal cases, at least on the ground of disrespecting constitution, is laws till now against farmer। ये सब किताबों में है कि अगर वो संविधान का डिसरेस्पेक्ट करेगा तब हटाया जाए। कौन करेगा? आज तक तो वहीं लिख रहा है कोई किया नहीं है, लेकिन ये किताब में है। एनालिसिस ऑफ रोल इन गवर्नमेंट, द गवर्नर इज सेलेक्टेड बाय the president of India is elected, the governor is selected by the incumbent central government। अब ये कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्टेड है इज इलेक्टेड, द गवर्नर इज सेलेक्टेड कैसे? बाय द इनकम्बेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज वाई देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हेन गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय ए प्रीवियस गवर्नमेंट आर रिमूव्ड बाय एन इनकमिंग गवर्नमेंट। देखो, गवर्नर बनने के लिए जो शर्तें हैं उसमें कोई भी बन सकता है, लेकिन कह रहा है कि आपको जो है गवर्नर बनाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति लेनी होती है। और ये कोई बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो सारे काम जो है उनकी सलाह पे करते हैं। लिखा है क्लियर कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करेंगे। तो जो सलाह देगा सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सागर को बनाइए, तो मानना पड़ेगा ना उनको। तो वही चीज़ कह रहा है, बाय द इनकम्बेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज वाई देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय ए प्रीवियस गवर्नमेंट आर रिमूव्ड बाय, यानी मैंने दूसरे को हटा के तीसरे को बना देती है। अपने मर्जी का आदमी को रखना हर आदमी पसंद करता है। द रीजन आर मोर पॉलिटिकल। देखो लिखा है, The Supreme Court has ruled that governor should be given security of term, but this is generally not either। इसमें एक चीज और है कि क्या गवर्नर को दोबारा गवर्नर बनाया जा सकता है? क्यों? ये सब केसेस दिया है, थोड़ा कितना है इसमें देखना जरा। अच्छा, खत्म हो रहा है, तो चलो इसे निपटा ही देते हैं, खत्म हो रहा है। इसमें जो है दोबारा गवर्नर बनाए जाने के लिए मनाही है क्या? आइडिया लगाओ। मनाही है? नहीं है। हाँ, दोबारा बनाया जा सकता है, बिल्कुल उसी जगह बनाया जा सकता है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मनाही नहीं है। अब आगे चलिए, अगर वो कुछ गड़बड़ काम किया हो, गड़बड़ मने ये कहिए कि सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं किया हो, तो इस आधार पे उसे दोबारा बनने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। जिसको आप गड़बड़ी कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट की नज़र में गड़बड़ नहीं है, उनकी मर्जी है। संविधान में तो लिखा नहीं है कि इनके ऊपर अगर एक FIR हो जाएगी या चार्जशीट हो जाएगी तो नहीं बनाया जाए। पहली बात कि ये लिखी नहीं है। दूसरी बात कि अगर उनको थोड़ा छोटा मोटा चार्जशीट हो भी गया हो, सपोज मान लीजिए, तब भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, तो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। पूछ देता है कि क्या अगर उनके कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहा हो पिछले, तो क्या फिर अगला उसको रीअपॉइंट हो सकता है? तो आप कहेंगे जब पीछे गड़बड़ी किया तो इसको क्यों बनाना, यही कहेगा कॉमन आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर शुड बी गिवन सिक्योरिटी ऑफ टर्म बट दिस इज जनरली नॉट एदर। माने 5 साल होना चाहिए, लेकिन जब नई सरकार आती है तो जनरली पॉलिटिकल रीजन पे उसको हटा देती है। क्लियर है, चाहे टेन्योर पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। द रीजन आर मोर पॉलिटिकल। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द गवर्नर शुड बी गिवन सिक्योरिटी ऑफ टर्म बट दिस इज जनरली नॉट एदर। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार 5 साल तो रहने दो, हटा हो। अब कौन पावरफुल हो गया? सुप्रीम कोर्ट की संघ
सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ, संघ हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 साल रहने दो, यूनियन गवर्नमेंट को बोला भाई गवर्नर को अपॉइंट किए हो तो 5 वर्ष तो रहने दो उसे ठीक से। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, गवर्नर शुड बी गिवन सिक्योरिटी ऑफ टर्म, बट दिस इज जनरली नॉट एदर, हटा देता है। कौन? प्रेसिडेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कार्यपालिका, संघ सरकार, यूनियन सरकार, भारत सरकार, जितने नाम है सब कॉमन ही है ना, है ना। तो सबका मालिक एक, देखना ठीक है ना। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैव डिस्क्राइब्ड गवर्नरशिप एज प्लस ओल्ड एज होम, देख रहे हो। इसको जो है किसी ने व्यंग में ये बोला था, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्लस ओल्ड एज होम्स ऑफ गवर्नर सिस्टम, wherein the governor does not stay impartial and act against popular state leaders। ये वर्ड लिख लो, what does it mean, प्लस, हाँ, गवर्नरशिप के लिए क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है, डज नॉट स्टे इम्पार्शियल एंड एक्ट अगेंस्ट पॉपुलर स्टेट लीडर, इसलिए। In 1984, Congressman Ram Lal dismissed the anti Rama Rao government and allowed N. Bhaskar as Chief Minister of Andhra for 31 days. In January 14, the Central Bureau of Investigation approached the Union Law Ministry under the UPA government to record a statement of West Bengal Governor M.K. Narayanan and Goa Governor Bharat Veer Vanchu. Their statements considered vital as Narayanan was National Security Advisor and Vanchu was Chief of a Special Protection Group at the time of signing of contract with Augusta Westland case में. Their views were also considered before Indian government signed the contract with Augusta Westland. एक कांड हुआ था ना अगस्टा वेस्टलैंड, तो सीबीआई गई उनसे पूछताछ करने के लिए। हाउएवर यूनियन लॉ मिनिस्टर स्टोनवाल्ड सीबीआई प्रोब बाय रिजेक्टिंग सीबीआई's request to examine them, claiming they had immunity. UPA was defeated in the 2014 जनरल इलेक्शन एंड विद द इनकमिंग एनडीए गवर्नमेंट कमीशन। उसके बाद कह रहा है कि क्या हुआ फिर, बंगाल गवर्नर M.K. नारायणन बिकेम द फर्स्ट एवर गवर्नर टू बी क्वेश्चन बाय पुलिस इन ए क्रिमिनल केस। ये याद रखो इसे, ठीक है, ये पहले गवर्नर हैं, अब पूछोगे कहीं तो जल्दी मिलेगा ही नहीं, है ना। बंगाल, वेस्ट बंगाल गवर्नर M.K. नारायणन बिकेम द फर्स्ट एवर गवर्नर to be questioned by police in a criminal case. The CBI questioned M.K. Narayanan as a witness in 3600 crore 2013 Indian helicopter bribery scandal. This was the first governor who was interrogated by the CBI. ये पहले गवर्नर हैं जिनको सीबीआई ने इंट्रोगेट किया, समझ रहे हो। इसमें बवाल हुआ लेकिन फाइनली जो है ऐसा हुआ। तो जब सीबीआई ने M.K. नारायणन को क्वेश्चन किया 3600 करोड़ के इंडियन हेलीकॉप्टर ब्राइबरी स्कैंडल में। अब देखो कितने हायर लेवल पे बातें चली जाती है। द सीबीआई सेड गोवा गवर्नर भारत वीर वांचू वुड बी क्वेश्चन इन द सेम केस, उनको भी करेगी। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर हु इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर हैज बीन सैक्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चनड हिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली नजीब जंग रिजाइंड टेकिंग moral responsibility for his unconstitutional role when Supreme Court observed that the elected local government is not an unconstitutional institution without any power. While a governor's duty is to promptly give assent to the bills passed by the respective state assembly, instances of inaction and delay by governor have occurred resulting in। ये सारा केस करने का चर्चा करने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि गवर्नर भी जो है सीबीआई के द्वारा क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है, चाहे उसमें लिमिटेशंस हो या कुछ भी हो। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति
संविधान के ऊपर नहीं है। भले संविधान की किताब में हर चीज़ को एलाबोरेट नहीं किया है, ये बात सत्य है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो रैशनल और लीगली सही होना चाहिए, चाहे वो संविधान में प्रदत्त नहीं भी हो। अब यहाँ पे पहला गवर्नर है तमिलनाडु के M.K. नारायणन, जिनको इंट्रोगेट किया CBI ने, जबकि इम्यूनिटी उनको मिली हुई है, लेकिन दैट इम्यूनिटी डज नॉट मीन कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता जो मैं बार बार घूम के आपके पास आ जाता हूँ। तो एनी इम्यूनेशन, कोई भी प्रतिरक्षण गवर्नर के विरुद्ध पूर्णतः यानी एब्सोल्यूट नहीं है, उनको भी इंट्रोगेट किया जा सकता है। CBI ने किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ दखलंदाजी हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में, संविधान में कुछ चीज़ें भले वर्णित नहीं है, लेकिन जब फंसती है तो उसका रैशनल इंटरप्रिटेशन करके उसका निर्णय तदनुरूप लिया जाता है। क्लियर है? तो अब आपको ये पता चला कि इस चैप्टर, गवर्नर के चैप्टर को हमारे द्वारा पढ़ाए जाने पर क्या चीज़ें जो नई आपको सीखने के मिली, ये आप देख लीजिए, जो जनरली किताबों में या पढ़ाइयों में नहीं इस्तेमाल होता है। पहली बात कि गवर्नर जो है इसकी, हाँ, ये पहला चीज कि गवर्नर इज मोर देन प्रेसिडेंट पावर, ये आपको क्लियर हो गया, जो कि जनरली नहीं मिलता है। ठीक है ना? दूसरा कि पुनर्ख्यापित जिसे कहते हैं, प्रोमलगेशन, 14 साल तक वहाँ चला, जो गवर्नर ने ही चलाया होगा, चाहे कोई और गवर्नर रहा हो 14 साल बिहार में। तीसरा कि इनके खिलाफ जो है CBI के द्वारा किसी मामले में इंट्रोगेट किया जा सकता है, जो इतिहास में पहली बार हुआ तमिलनाडु। इनके पूछताछ, इंट्रोगेट मतलब पूछताछ, इंक्वायरी। तो ये एक तीसरा केस पता चला। चौथा कि जब वो यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को बिना माने या उससे बिना सलाह लिए उस यूनियन टेरिटोरी का काम जो है कर सकता, बिना पूछे जो आदेश देना है कर सकता। तो ये हो गया। उसके बाद आसाम का गवर्नर जो है, एक अलग यूनिकनेस है उसमें कि वो जो टैक्स वैक्स से जो पैसा आता है उसका बंटवारा स्टेट गवर्नमेंट और वो जो काउंसिल एरिया है उसमें अपनी मर्जी से कर सकता है, उसको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। सिर्फ आसाम के, बिल्कुल सही, केवल आसाम का गवर्नमेंट, ध्यान देना। तो आपको ये सब चीज़ें जो सीखने को मिली, वो आपको टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, और इससे जब भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपको इस नए चैप्टर से हमने जो है ये बताने का प्रयास किया कि बाकी किताबों में, नोट्स में, मैगजीन में ये सब चीज़ें शायद ही मिले, और आपको एक क्लास में गवर्नर के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई। गवर्नर को रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, ये भी है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगली क्लास के लिए आपको हम बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।